तो निबंध लेखन की क्लास हमारी सतत चल रही है और मैं आप सभी को अब निबंध लिखवाना प्रारंभ कर चुका हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार इस सेशन को देख रहे होंगे निबंध लेखन के, और निबंध से बहुत सारे चैलेंजेस होंगे आपके अंदर। बट मैं आप लोगों को बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप सभी निबंध लेखन के अभी तक मेरे जितने भी सेशन हुए हैं सारे सेशंस देख लीजिए, आपके निबंध की दुविधा खत्म होनी चालू हो जाएगी। ठीक है। आज़ाद IAS एकेडमी के ऐप पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और जो हमारे जितने बच्चे पेड बैच में हैं वहाँ पर भी निबंध की सारी क्लासेस आप लोगों के लिए अपडेटेड हैं। तो निबंध लेखन मेरे साथ क्रम से करते जाएंगे। ये निबंध आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। शब्द सीमा अलग अलग होती है, कहीं पर 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है, कहीं 600 शब्दों में लिखना है, कहीं 700 शब्दों में लिखना है। तो निबंध लेखन का जो भी आपके यहाँ शब्द सीमा हो आपके एग्ज़ाम में, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको कम ज़्यादा करके लिख पाएंगे। बट लिखने का तरीका एक ही है, पहले हमें प्रस्तावना लिखनी है निबंध में, फिर उसके बाद मुख्य भाग लिखना है और इसके बाद फिर उपसंहार लिखना है। तो आज सबसे पहले आप लोगों को मैं टास्क दूंगा। अब अगला निबंध हमारा एग्रीकल्चर पे है। इससे पहले हमने साहित्य और समाज पे निबंध लिखा था। ठीक है। साहित्य समाज में मैंने आपको तीनों पक्ष लिखवाए थे, प्रस्तावना लिखवाई थी और आपको मुख्य भाग भी लिखवाया था और उपसंहार भी लिखवाया था। आज के सेशन में मैं आपको एग्रीकल्चर पे निबंध लेखन करवाऊंगा। विजय वर्मा जी कह रहे हैं सर एक निबंध पूरा लिखवा दिया जाए। ठीक है, मतलब पूरा भी लिखवाया जाएगा। वैसे मैं तो आप यदि साहित्य और समाज में आपने देखा होगा तो मैंने सारे एस्पेक्ट उस पर डिस्कस किए थे, सारे पॉइंट आपको बताए थे कि कैसे आपको निबंध लेखन करना है, क्या क्या पॉइंट आपके होने चाहिए, है ना। और यदि मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, आमतौर पे मेरे पास चैलेंज ये है कि यदि मैं कोई चीज़ ऐसे करके मॉडल आपको लिखवा दूँ, मैं लिखवा भी दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो आप रटने लग जाओगे। जैसे मान लो आप रट के चले गए फिर पूरा का पूरा निबंध। मैं इससे अच्छा कि आपको 20, 25, 30 पॉइंट दे दूं। जैसे साहित्य और समाज में मैंने इतने पॉइंट आपको दिए थे और पॉइंट देने के पीछे का आशय यही था कि अब आप अपने अकॉर्डिंग से अपना टेस्ट डालिए। दरअसल निबंध लेखन में एग्जामिनर को चाहिए कि आपकी मौलिकता क्या है, आप उसको कितना मौलिक बना करके लिख पा रहे हैं। मैंने आपको एक तरीका बता दिया। जैसे साहित्य समाज में मैंने आपको बताया था कि पहले साहित्य समझाइए, फिर समाज समझाइए, फिर दोनों को इंटरलिंक कर दीजिए, है ना। आज का टॉपिक और आसान है। आसान इसलिए क्योंकि आपके विषय से जुड़ा हुआ है। आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं एग्रीकल्चर और इकोनॉमी में भी एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट भी है। तो इससे कई प्रकार के निबंध बनते हैं। एक तो निबंध बनता है कि भारत में कृषि की जो है क्या क्या संभावनाएं हैं, अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है। एक ये बन सकता है कृषि समस्याएं और समाधान। जैसे देखो इस बार अभी एक क्वेश्चन आया था आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, ये अभी का रिसेंट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया था। तो एग्रीकल्चर से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है ना। IAS में भी पूछ लेता है, UPPCS में पूछ लेता है, UPPCS में पूछता, RO एग्जाम में पूछ लेता है, या अदर स्टेट PCS हैं जैसे आपका BPSC है, MPPSC है, जहाँ पर भी निबंध लेखन आ रहा है सब जगह पे पूछा जाता है। तो इसलिए आप सभी लोग निबंध को लेकर जो भी मैं आपको बताता जाऊँ आप उसको देखते जाएंगे। ठीक है। मतलब देखो पॉइंट पहले आप लिखने की कोशिश करो, डरो मत। मतलब जब मैं आपको कोई निबंध दूं और उसके मैं आपको 20-25 पॉइंट बता दूं तो आप उस पॉइंट को आपको एक्सप्लोर करना है। मैं एक्सप्लोर भी करता हूं, बस ये है कि मैं वर्ड टू वर्ड आपको लिखवाता नहीं हूं। बस ये आपके साथ चैलेंज है कि वर्ड टू वर्ड में लिखवाता नहीं हूं। वर्ड टू वर्ड के लिए बहुत सारी किताबें आती हैं, मैं आपको एक किताब बता देता हूँ। एक तो जैसे स्टेट वाइज अलग अलग है। यदि IAS वाले बच्चे हैं तो IAS वालों को निशान जैन सर की एक बुक आती है, निशान जैन और गंगाराम पुरोहित, ये दोनों IAS अधिकारी हैं, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई निबंध लेखन पे। उसमें काफ़ी सारे निबंध आपको मिल जाएंगे, अच्छे निबंध है उसमें। एक बुक यदि UPPCS वाले बच्चे हैं तो UPPCS में परीक्षा मंथन की बुक आती है आपकी, है ना। स्पेक्ट्रम का भी निबंध लेखन शायद आता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बाकी आपका इनका वाड़ी नहीं निकालता, वाड़ी में निबंध लेखन नहीं है, शायद मंथन निकालता है, परीक्षा मंथन की आती है आपकी UPPCS में। ठीक है। इसके अलावा घटना चक्र, शायद निबंध लेखन को लेकर घटना चक्र का एग्जैक्ट कंटेंट मुझे याद नहीं है कि कोई ऐसा है, यदि होगा तो मैं बता दूंगा, बट ओवरऑल आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है निबंध लेखन में और किताबों की बात करें तो GK पब्लिकेशन निकालता है ना, उसका भी कंटेंट आता है।
तो कई सारे बुक्स का हैं, मतलब एक दो कोई भी किताब ले लीजिएगा, बीपीएससी वालों के लिए भी एस चंद पब्लिकेशन से निकलता है। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अभी, क्योंकि बीपीएससी में नया ही जुड़ा है, ठीक है, और स्टेट पीएससी वाले सबका निबंध लेखन एक ही है, बाकी या तो मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पे निबंध आपको बहुत डिटेल में दिया होगा। डेली आप निबंध लेखन को कई सारे निबंध देख सकते हैं, बट वो भी नहीं लिखने आपको कि एग्जैक्ट आपने उठाया और छाप दिया। हम सिर्फ पॉइंट देखेंगे और पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब देखो आज क्या करेंगे, आज मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। पहले तो शुरुआत में 9 मिनट का टाइमर भी लगाऊंगा, 9 मिनट के टाइमर के हिसाब से आप उस टास्क को पूरा करेंगे। एग्रीकल्चर में हमें सबसे पहला काम जो करना है ना, वो करना है रूपरेखा बनानी है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करना मैंने आपको सिखाया है। सबसे पहला पार्ट हमारा यही होता है, ठीक है। निबंध में 3 पार्ट हैं आपके। पहला पार्ट है रूपरेखा। रूपरेखा पहली शर्त होती है कि आपकी रूपरेखा जितनी व्यवस्थित होगी उतना अच्छा आप निबंध लेखन कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा है प्रस्तावना या भूमिका, प्रस्तावना या भूमिका, ठीक है। तीसरा पार्ट है मुख्य भाग, मुख्य भाग। और चौथा पार्ट है, मतलब रूपरेखा अपने लिए बनानी है ताकि आप ये 3 पार्टों को लिख पाएं। और चौथा में कह सकते हैं उपसंहार, संहार। मैंने आपको एक बात बताई है कि प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए, भूमिका कैसी होनी चाहिए, जो जिज्ञासा पैदा करे, जो आपकी जिज्ञासा पैदा करे, ठीक है। मुख्य भाग में क्या होने चाहिए, सभी आयाम होने चाहिए, सभी डायमेंशन होने चाहिए, सभी आयाम होने चाहिए मुख्य भाग में, ठीक है। और उपसंहार कैसा होना चाहिए, जो कि संदेशोन्मुखी होना चाहिए, भविष्योन्मुखी होना चाहिए, आशावादिता से जुड़ा होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है कि जो अपनी रूपरेखा बनानी है, सबसे पहला काम यह है, और ये काम मैं आपको भी सौंपूंगा। आप एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और उसमें कृषि का टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं। किस टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, एग्रीकल्चर पे। आप कितने पॉइंट आपके दिमाग में ऑलरेडी हैं, देखो आमतौर पे होता है कि हमें पता सब होता है, ये मतलब हम भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट आपको पता सब है। आप एग्रीकल्चर पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते एग्रीकल्चर पे, बहुत सारी चीजें आपको, मतलब क्या क्या पॉइंट आप डाल सकते हैं एग्रीकल्चर पे यदि आप निबंध लिखेंगे। अभी ये भूल जाइए, समस्याएं और समाधान इनको भूल जाइए। ये भी देखा जाए तो इसी के सब टॉपिक हैं, एग्रीकल्चर की क्या समस्याएं क्या समाधान है। बाद में फिर मैं आपको कुछ पॉइंट और बताऊंगा तो आप ऐड ऑन करेंगे। तो सभी लोग रेडी हैं मेरे साथ जो है एग्रीकल्चर पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए। मैं पहले 9 मिनट का टाइमर दूंगा, आप उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, एक पेज में आप लिखेंगे, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का देखो एक रूल बनाओ। रूल क्या है, 9 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास, ठीक है। टॉपिक मैंने आपको दे दिया कृषि, ठीक है, कृषि। अब कृषि पे आपको जो पॉइंट आए कि आपको इसमें क्या क्या पॉइंट आप डाल सकते हैं वो इसमें लिख सकते हैं। कोई जो नहीं, आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखें, आप एक पॉइंट यहां लिखें, दूसरा यहां लिखें, यहां लिखें, यहां लिखें, जहां भी लिखें, मतलब कोई क्रम नहीं हो तो दिमाग बहुत जल्दी काम करता है। 9 मिनट में बहुत टाइम दे रहा हूं, तो आप सब लोग इसमें 9 मिनट में जो पॉइंट डाल सकें, और सारे पॉइंट सही है, मैं कोई भी पॉइंट ये नहीं कहूंगा कि पॉइंट गलत है। आपको जो समझ में एग्रीकल्चर को जहां से भी इंटरलिंक कर सकें, सही गलत के पैमाने से हटा करके पहले आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, फिर मैं आपके पॉइंटों को डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। मैं फिर वो पॉइंट मंगवाऊंगा अपने पास, ठीक है, जमा करवाऊंगा, सबमिट करवाऊंगा, आप लोग उसको सबमिट करिएगा और इसके बाद जो है चीजें रहेंगी, ठीक है। बताइए सब लोग तैयार हैं, जितने भी लोग हैं सब लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे ना। हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का टाइम मैं शुरू करूंगा। टॉपिक आपका एग्रीकल्चर है, ठीक है, और इसमें आपको अपनी एक रूपरेखा बनानी है। रूपरेखा ही ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना। मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सिखाया है, जो बच्चे मेरे निबंध के सारे सेशन देखे होंगे उसमें मैंने कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है एक सर्टेन टॉपिक को लेकर, उसमें कई सारे आयामों से उस टॉपिक को जोड़ना है, तो इससे हमें बहुत सारे पॉइंट निकल के आ जाएंगे। अभी देखना साझा रूप से कितना बढ़िया हम काम करते हैं, ठीक है। आप एक बात देखना, एक पावर देखना कि कैसी पावर है साझा रूप से काम करने की, ठीक है। चलो 9 मिनट का टाइमर देता हूं आप लोगों के लिए, और इस 9 मिनट में आप लोग तुरंत मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके देंगे। समय आप लोगों का प्रारंभ होता है। आप अपना कागज में ऊपर टॉपिक डाल लीजिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, और इसको लेकर जो भी पॉइंट आपके आते हैं उनको आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए समय प्रारंभ होता है आपका। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चालू करिए, पॉइंट लिखने चालू करिए, एग्रीकल्चर में क्या क्या पॉइंट आप डालेंगे, ठीक है।
लिखना शुरू कर दें, फास्ट 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 पॉइंट डालने चालू कर दें। 9 मिनट का टाइमर है, 9 मिनट के बाद सबकी कॉपी चेक करूंगा प्रॉपर कि किस कॉपी सबमिट होगी, इसलिए अच्छे से लिखिएगा, कॉपी सबमिट करवाऊंगा, ठीक है। हाँ, करना चालू करें। कोई भी बच्चा ना सोचे, जो समझ में आए वो लिखो। एग्रीकल्चर में जो लिख दोगे आप, मैं हर बात को सही मानूंगा। अभी मैं सही गलत के पैमाने पर आपकी कॉपी चेक नहीं करूंगा, आप जो भी लिखोगे मैं एग्जैक्ट मानूंगा उसे, ठीक है ना। और इससे देखना कितने सारे पॉइंट हम निकाल लेंगे। तो 9 मिनट का टाइम है, आप लोग करिए, ठीक है। 9 मिनट तक मैं ऑडियो म्यूट कर रहा हूं, 9 मिनट के बाद फिर आपकी मैं कॉपी लूंगा। 9 मिनट तक करिए, सभी के लिए टास्क है, ठीक है। टाइमर चल रहा है।
समय समाप्ति की ओर है। समय समाप्ति की ओर है। मैंने आपको रूपरेखा बनाने के लिए दिया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए मैंने आपको वर्क दिया है कि आप एग्रीकल्चर पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। कृणाल जी, 5:30 बजे की क्लास एग्ज़ाम इंडिया यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर होती है क्लास। ठीक है, एग्ज़ाम इंडिया यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर क्लास होती है 5:30 बजे करंट अफेयर्स की। अब उसमें आप सब लोग ज़रूर जुड़ा करिए। दीक्षा जी लेट हैं आप। चलिए, समय समाप्त हो गया आप लोगों का। ठीक है, समय समाप्त है। मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि एग्रीकल्चर पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, रूपरेखा बनाइए कि क्या क्या पॉइंट आप लोग इनबिल्ड कर सकते हैं इस पे। अब देखते हैं आप में से किसने क्या क्या पॉइंट डाले हैं। इसके बाद फिर मैं भी आपको बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, अब उसके लिए आप लोग अपने जो भी आपने पॉइंट लिखे हैं उनकी फ़ोटो क्लिक करिए। फ़ोटो क्लिक करने के बाद आप में से जो बच्चे अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़े, आंसर राइटिंग के ग्रुप है आप लोगों का, ग्रुप में आप लोग आ जाएंगे। ठीक है, ग्रुप में यदि नहीं जुड़े तो आप लोगों को अपना आज़ाद IAS एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। आज़ाद IAS एकेडमी के टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप की लिंक भेज दी है। ठीक है, आज़ाद IAS एकेडमी का ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैंने ग्रुप की लिंक भेज दी है। यहाँ पर अभी आप लोग अपनी अपनी कॉपी भेजेंगे जो भी आपने काम किया है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। तो फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। मैं आप लोग को परमिशन ऑन कर रहा हूँ, फ़ोटो क्लिक करके कॉपी भेजिएगा। ठीक है, परमिशन ऑन कर रहा हूँ। जो भी आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है उसको भेजने का प्रयास करिए। मैंने परमिशन ऑन कर दी है, भेजना शुरू कर दीजिए आप लोग। हाँ, चलिए, काफ़ी लोग पॉइंट लिखे हैं। जिन्होंने भी लिखा है सभी लोग अपने अपने पॉइंट भेजेंगे। सारे लोग पॉइंट, चलिए बहुत अच्छी बात है। कोई नहीं दीक्षा जी, अब क्लास में आप देखिए इस टॉपिक से जुड़ा हुआ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था अभी ये। देखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना मैंने आपको सिखाया है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ सारे लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़रूर करिए। जो लोग लिखना सीखें, क्लास में अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग लिखना सीखें। इसमें निबंध लेखन नहीं करना था, पॉइंट लिखने थे। पॉइंट जैसे कि आप देखेंगे, मैं दिखाऊंगा, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने लिखा है, कुछ लोगों ने पॉइंट की जगह कुछ और ही कार्य कर डाला है। हाँ, भेजिए भाई, भेजिए सभी लोग। राजेश तिवारी जी, बेटा आप नहीं लिख रहे क्या? चलिए, मैं परमिशन ऑफ कर दूंगा अब। ठीक है, परमिशन ऑफ करने वाला हूँ और इसके बाद आप लोगों के पॉइंट देखेंगे। वापस आ जाइए, परमिशन ऑफ कर रहा हूँ। यदि मैंने परमिशन ऑफ कर दी तो फिर आप नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। परमिशन ऑफ, मैंने परमिशन ऑफ कर दी है। ठीक है बच्चों, अब एक बार पॉइंट देखते हैं किसने क्या क्या पॉइंट डाले हैं। पहले तो देखो, पॉइंट कुछ इस तरीके से लिखना था। ये राजकुमार जी ने लिखा है, जैसे राम कुमार जी के सही पॉइंट लिखे हुए हैं। अभिषेक मेहरा ने भी कई सारे पॉइंट लिखे हुए हैं इसमें। ठीक है, सुमन रॉय बेटा ये नहीं करना था, आपने तो पूरा ये लेख लिख डाला। पॉइंट मतलब मैंने बताया था कि पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, जिसने पॉइंट लिखा है उसी का ही देखूंगा मैं। ये देखो, कुछ लोगों ने पूरा निबंध लिख डाला है, सुमन रॉय ने, सुमन जी ने। ठीक है, मैंने एक रूपरेखा बताने की बात की थी, बहुत सिंपल सी बात थी। महेश्रीबा जी ने पॉइंट डाले हैं, देखो जैसे इन्होंने डाले हैं। ठीक है, तो अब जिन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट लिखा, जिन्होंने डिटेल लिखा, अभी कॉपी चेक नहीं होगी, डिटेल वालों की कॉपी नहीं, मैं केवल पॉइंट देखूंगा। अब चलते हैं वापस, अभी एक एक बच्चे की जो है मैं यहाँ पे देखता जाऊँगा। अब यहाँ पे पॉइंट हम लिखना चालू करेंगे कि क्या क्या पॉइंट आप लोगों ने किया है, फिर मैं रूपरेखा मैं भी ऐड ऑन कराऊंगा आपकी। सबसे पहले बनाते हैं हम लोग रूपरेखा, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ। ठीक है, निबंध का टॉपिक है आपका कृषि। ठीक है,
इसमें कई कुछ भी सब टाइटल हो सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, कृषि समस्याएं समाधान, कुछ भी हो सकता है ना। पहले हम बनाने जा रहे हैं रूपरेखा। रूपरेखा, और जैसे ही मैं रूपरेखा बनवाऊंगा आज, उसके बाद आप लोगों का काम क्या रहेगा, आप लोग जो है निबंध लेखन फिर घर से करके लाएंगे इसका, ठीक है। और अगले पॉइंट पे फिर मैं पूरा कंप्लीट अगले क्लास में निबंध लेखन करवाऊंगा। देखिए अब यहाँ पे एक एक करके पॉइंट मैं देखता हूँ, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट इन्होंने डाले हैं, तो सभी कॉपियों को देखते जाएंगे किसके किसके पॉइंट आते हैं। कंफ्यूज नहीं होना ना, मैं जब एक बार बता दूं समझा दूं। देखिए आप मैं सबसे पहले कॉपी देख रहा हूं इनकी, राजकुमार जी की, ठीक है। एक एक करके कॉपी देखेंगे। राम कुमार है ना, हाँ राम कुमार जी की कॉपी है सबसे पहले, ठीक। राम कुमार जी ने रूपरेखा में एक तो डाला है कृषि की परिभाषा। देखो पहले तो कोटेशन यदि आपको मिल जाए, कोटेशन में आपको बाद में भी लिखवा दूंगा। कृषि की परिभाषा इन्होंने कहा, ठीक है, कृषि की परिभाषा आपको लिखनी चाहिए। फिर दूसरा इन्होंने बनाया है कृषि का आरंभिक चरण। आरंभिक चरण, यदि आप लोगों के ये पॉइंट हो तो आप टिक मारते जाना। तीसरा इन्होंने बनाया है प्राचीन काल में कृषि। इसको इस तरीके से ना लिख करके, जैसे आपने लिखा है प्राचीन काल में कृषि, आधुनिक काल में कृषि, इस तरीके से लिखा है, मैं इसको एक ही लाइन में लिख देता हूँ, ठीक है। एक ही लाइन में पूरा पॉइंट डाल देता हूँ। एक पॉइंट को मैं, जैसे अब आपके 4 पॉइंट है ना, उसके अंदर फिर सब टॉपिक बना देंगे। एक ही पॉइंट में भारत में कृषि का एक क्रम विकास, है ना, भारत में कृषि का एक पॉइंट ये बन सकता है, कृषि का क्रम विकास, ठीक है, ये पॉइंट बन सकता है आपका, ठीक है। अब इसी में आप कोई भी पॉइंट डाल दीजिए, जैसे कि आपने जितने भी पॉइंट डाले हैं, आरंभिक इतिहास डाल दीजिए। आरंभिक इतिहास क्या है, कृषि का कब से शुरुआत होती है, और इसके बाद फिर क्रम से आप डाल दीजिए, ठीक है। प्राचीन काल डाल दीजिए, जो भी आपको टाइम पीरियड डालना है सारा का सारा यहाँ पे आप डाल दीजिए। मध्यकाल डाल दीजिए, आधुनिक काल डाल दीजिए, सब टॉपिक आप इसमें बना देंगे, ठीक है। अगला टॉपिक इन्होंने बनाया है कृषि का प्रभाव। हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपके टॉपिक बना रहा हूँ ना, टॉपिक के साथ फिर सब टॉपिक बनाना है। कृषि का प्रभाव ये भी बना सकते हैं आप, इसमें अब आप प्रभाव डाल सकते हैं। कृषि का प्रभाव कई क्षेत्रों में हो सकता है। कृषि का सामाजिक प्रभाव हो सकता है, कृषि का राजनीतिक प्रभाव हो सकता है, कृषि का आर्थिक प्रभाव हो सकता है। प्रभाव को ही महत्व भी कह सकते हैं हम। यही कृषि का प्रभाव या महत्व एक ही बात है, दोनों अलग अलग बात नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। आप भी ये पॉइंट ऐड करते जाना, इसमें सब पॉइंट बहुत सारे हो जाएंगे। सामाजिक महत्व, आर्थिक महत्व, राजनीतिक महत्व, ये सारे सब पॉइंट यहाँ पे बन जाएंगे बहुत सारे। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? तो एक मैंने पॉइंट आपका ये बना दिया। इसके बाद इन्होंने डाला है कृषि आजीविका के तौर पे, ठीक है। इन्होंने कहा कि कृषि आजीविका के तौर पर, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको भी एक पॉइंट बना देता हूँ और उसी पॉइंट से आप इसको ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना दे रहा हूँ, भारत में कृषि की स्थिति, भारत में कृषि की स्थिति, एक पॉइंट ये बन जाएगा हमारा, इस पे हम आगे लिखेंगे। अब जब हम कृषि की स्थिति की बात करेंगे कि भारत में कृषि की क्या स्थिति है, आपको पता है भारत में एग्रीकल्चर की स्थिति क्या है, पता है? उम्मीद की स्थिति भी है और संकट की स्थिति भी है। विरोधाभासी स्थिति रखती है हमारे देश में एग्रीकल्चर। एक तो हमें उम्मीद है एग्रीकल्चर से कि यहाँ पर हम बड़े स्तर पे रोज़गार डेवलप कर पाएंगे, खाद्य सुरक्षा डेवलप कर पाएंगे, पोषण डेवलप कर पाएंगे, लेकिन संकट भी बन जाता है। संकट बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, कई कारण हैं। संकट का कारण आपको पता है मानसूनी कृषि है। जिस साल मानसून गड़बड़ रहा, सारा गड़बड़ हो जाता है मामला, ठीक है। लैंड को लेकर स्थिति है, छोटे छोटे लैंड है हमारे पास, बड़े लैंड नहीं है। बीज को लेकर संकट है, उसमें भी सुधार करना है। सिंचाई को लेकर संकट है।
तो जब कभी भी आप स्थिति की बात करेंगे ना, स्थिति दो प्रकार से लिखेंगे। पहले तो आप लिखेंगे उम्मीदें क्या क्या हैं कृषि से। उम्मीदों में आप कई सारे पॉइंट डाल सकते हैं, जैसे इन्होंने पॉइंट डाले हैं एग्रीकल्चर में कि क्या क्या एग्रीकल्चर को लेकर हो सकता है। जैसे आजीविका के तौर पे ये उम्मीद है एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर आजीविका का काम करेगी, खाद्य सुरक्षा का काम करेगी, पोषण का काम करेगी, इतनी सारी आबादी की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, मैं ये एक एक स्टूडेंट का देख रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट में उनको समअप करता जा रहा हूँ आपके पॉइंट को। एक बार कमेंट में भी आप लोग बताइएगा, ठीक है, चीज़ें क्लियर होती जाएं आप लोगों को। तो कृषि की स्थिति, उम्मीदें बनाम संकट। संकट क्या क्या हो सकता है ये भी आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। एग्रीकल्चर को लेकर क्या क्या उम्मीदें हो सकती हैं, एग्रीकल्चर को लेकर क्या क्या संकट हो सकते हैं, इन दोनों पॉइंटों को आपको लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, संकट मैंने आपको बताया कि कई सारे संकट हो सकते हैं। भूमि का संकट है, मृदा का संकट है, बीज का संकट है, सिंचाई का संकट है, मानसून का संकट है। ठीक है, जब ये स्थिति खराब होगी तो क्या होगा, अच्छी भूमि होगी, अच्छी मृदा होगी तो अच्छी उपज होगी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हमें संकट की बात करनी है तो केवल संकट की बात कह करके ही आगे नहीं बढ़ जाना है। हमेशा हर एक पॉइंट पे आप सुधार भी बताइए, उसके सुधार क्या हो सकते हैं हर पॉइंट में। भूमि और मृदा का संकट बताने के बाद सुधार बताइए, बीज का संकट बताने के बाद बीज के लेकर सुधार क्या हो सकते हैं ये भी बताइए। हर एक चीज में सुधार का पॉइंट भी ऐड करना चाहिए आपको। ठीक है, हाँ, जो जो पॉइंट हो अभी मैं बता दूंगा, अभी तो मैं सबका देखूंगा ना किसने क्या क्या ऐड किया है। क्लियर है भाई सभी को? तो ये वाले संकट वाले पॉइंट सारे डाल देना अभी, और पॉइंट इनको और अभी मैं एक्सप्लोर कर दूंगा आपका। ठीक है, अब एक पॉइंट हम और ऐड कर सकते हैं, जैसे इन्होंने कृषि में मशीनीकरण को ऐड किया है। आप लोग ये अपने अपने पॉइंट को टिक करते जाना, और जिसने नहीं टिक किया हो, जिसने नहीं लिखा हो, ऐड कर सकता है। एक पॉइंट आपका बन सकता है कृषि श्रम एवं मशीनीकरण। देखो, मशीनें भी श्रम का काम कर रही हैं आज के टाइम पे, इसको एक साथ जोड़ रहा हूं इसीलिए मैं। श्रम का काम आज के टाइम पे जो काम मानव के द्वारा किया जा रहा था वो एग्रीकल्चर में मशीनें कर रही हैं, हर जगह मशीनें कर रही हैं, एग्रीकल्चर में भी कर रही हैं। ठीक है, तो आप इसमें पहले डालेंगे कि मैनुअल श्रम का प्रभुत्व था, लेकिन वर्तमान में अब मैनुअल श्रम की जगह पे मशीनों का योगदान हो रहा है, जो कि समय की आवश्यकता भी है। ठीक है, क्लियर है आपको सभी को? ये पॉइंट आप डाल दीजिएगा, ये डालेंगे तो इससे बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, इसके बाद कृषि ऋण भी एक टॉपिक बन सकता है। एग्रीकल्चर को लेकर के सरकार का क्या योगदान है और साहूकारों का क्या योगदान है, किसान किसके पास जाता है। कृषि ऋण जब भी डालेंगे तो ऋण पास भी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, कृषि ऋण, ऋण पास समझ रहे हैं ना, कैसे किसान ऋण में फंस जाता है और कैसे किसानों की आत्महत्या होती है। किसानों की आत्महत्या का मुद्दा, ये भी पॉइंट यहाँ पे आपको इंडिकेट करना चाहिए, कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसके बाद जो है देखो काफ़ी सारे पॉइंट लिखे हैं आप लोगों ने, ये मैं देख रहा हूँ अभी, और मैं सबके कॉपी देख लूँगा और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। ऋण का मुद्दा है। ठीक है, इसके बाद जब कभी भी हम कृषि श्रम की बात करेंगे तो इसी में एक पॉइंट और ऐड हो जाता है आपका कि जब फसल कटाई होती है, फसल कटाई के बाद क्या क्या क्षतियाँ हो जाती हैं किसान को। ट्रांसपोर्टेशन का इशू आता है, कई बार जो है कई समस्या, अवसंरचना नहीं है, शीत भंडारण का इशू आता है। तो फसल कटाई के बाद समस्याएं, एक तो फसल के जो है काटने तक, मतलब बुआई से लेकर कटाई तक की समस्या, फसल कटाई के बाद की समस्या, अभी एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लोर करेंगे, है ना। बाद की समस्या, ये पॉइंट भी डाल सकते हैं हम लोग, जिसमें हम कई पॉइंट डाल सकते हैं। तो डाल सकते हैं सबसे पहले भंडारण, शीत भंडारण, है ना। कोल्ड स्टोरेज नहीं है हमारे पास जहां पर उनका भंडारण किया जा सके। ठीक है, हमारे पास परिवहन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। ठीक है, जहां पर जो है
किसान जो है अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन ही लग जा रहा है। ठीक है, देश का 40% अनाज बर्बाद हो जाता है फसल कटाई के बाद, ये भी आपकी एक सच्चाई है। 40% अनाज, ठीक है। कृषि मंडियों में किसान को सही कीमत नहीं मिल रही, तो यहाँ पे आप एमएसपी का मुद्दा भी कह सकते हैं, एमएसपी भी डाल सकते हैं यहाँ पे। वैसे उसको हम अलग से एक टॉपिक ले सकते हैं। इसके बाद हम एक टॉपिक यहाँ पे लिख सकते हैं अलग से पूरा एमएसपी को लेकर, किसानों के लिए लाभकारी मूल्य, किसानों के लिए लाभकारी मूल्य का मुद्दा, लाभकारी मूल्य, एक पॉइंट ये भी डाल सकते हैं। जब हम लाभकारी मूल्यों को डालेंगे ना तो इसमें कई सारे मुद्दे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे एक तो आ जाएगा विपणन का मुद्दा, विपणन का मुद्दा। विपणन का क्या मुद्दा है, अभी आपको पता है ना, किसान बिल आपके आए थे, तो किसान बिलों में कई सारे मुद्दे डाले गए थे। सबसे पहली समस्या क्या है, यहाँ पे बहुत सारे मध्यस्थ होते हैं, लगातार मध्यस्थ बढ़ते जा रहे हैं कृषि मंडियों में। ठीक है, दूसरा जो है हमारी जो एपीएमसी मंडीज हैं, उन मंडियों में से बाहर जो लोग काम करते हैं प्राइवेट तरीके से, और एपीएमसी मंडियों में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको भी ध्यान रखना होगा। यहीं पे एमएसपी का मुद्दा यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, एमएसपी का मुद्दा, एमएसपी का मुद्दा है, आज भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरा का पूरा नहीं मिलता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल मुद्दे हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्दे कैसे आप इंक्लूड करिए, जैसे डब्ल्यूटीओ का मामला है, डब्ल्यूटीओ कृषि सब्सिडी की बात करता है ना। डब्ल्यूटीओ ने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कर रखा है, एओए कर रखा है, तो कृषि सब्सिडी को लेकर कई सारे मुद्दे यहां से निकलते हैं आपके। ठीक है, और विकसित देशों के द्वारा जो है कृषि वस्तुओं के व्यापार पे कई सारे शुल्क लिए जाते हैं, जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे शुल्क लग जाते हैं। ठीक है, और कई जगहों पे गैर शुल्क बाधाएं, तो वो सब चीजों को भी आपको इसमें ऐड करना है, सोचना है। मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं, बस अभी सोचना सीखना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मूल्य संवर्धन का मुद्दा भी हो सकता है यहाँ पे, मूल्य संवर्धन, ये सारे मुद्दे हैं, पॉइंट हैं, लिखते जाइएगा। इसके बाद हम आगे क्या चलेंगे, सरकारी पहले क्या है कृषि को लेकर, कृषि को लेकर सहकारी पहले, सरकारी पहले गवर्नमेंट ने बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग को लेकर योजनाएं चालू की हैं। अलग अलग देखो पहले हो सकती हैं गवर्नमेंट की, क्या क्या पहले हो सकती हैं। भूमि और मृदा को लेकर गवर्नमेंट की क्या पहले हैं, भूमि एंड मृदा को लेकर गवर्नमेंट की बहुत सारी पहले हैं। बीज को लेकर गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हो सकती हैं। सिंचाई को लेकर गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हो सकती हैं। ठीक है, भूमि को लेकर, बीज को लेकर, सिंचाई को लेकर, उर्वरक को लेकर, आपको पता है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, उर्वरक को लेकर नीम कोटेड यूरिया की बात है। ठीक है, मशीनीकरण को लेकर गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हो सकती हैं। ठीक है, किसान वैज्ञानिक पद्धति से खेती करे, इसको लेकर गवर्नमेंट क्या कर रही है, वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है, एग्रीकल्चर में जो इनोवेशंस हैं उनका प्रयोग करें। विपणन मतलब बेचने की बात हो रही है यहाँ पे। और ऋण को लेकर के गवर्नमेंट की क्या योजनाएं हैं, किसानों को ऋण प्राप्त हो सके तो ऋण को लेकर गवर्नमेंट की क्या योजना है, तो ये पॉइंट आपको डालना चाहिए। ठीक है, और एक चीज और डाल सकते हैं, विपणन की क्या क्या योजना है सरकार की, विपणन नीतियां क्या क्या हैं। जैसे ई मंडी का कॉन्सेप्ट आपको पता है, राष्ट्रीय कृषि बाजार बना दिया, ई नाम। ठीक है, संविदा खेती की बात की गई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताना है। बहुत सारे कैसे बड़े बड़े बिग क्लस्टर्स डेवलप किए जा रहे हैं, किसान उत्पादक संगठनों का निर्माण किया जा रहा है, ये सब भी आपको यहाँ पे डालना है। कृषि को लेकर सरकारी पहले। ठीक है, इसके बाद एमएसपी को लेकर गवर्नमेंट की क्या नीति है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, इसको लेकर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आपका सुधार अपरंपरागत एजेंडा, आपको गवर्नमेंट किस दिशा में लेकर के जा रही, गवर्नमेंट क्या क्या रिफॉर्मेटिव जो है गवर्नमेंट के एजेंडा है, गवर्नमेंट कैसे रिफॉर्म करना चाहती है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कैसे सुधार करना चाहती है। तो गवर्नमेंट अब किस प्रकार की
कृषि सुधार को लेकर गवर्नमेंट की क्या पहलें हैं? कृषि सुधार की पहल गवर्नमेंट कृषि सुधार की दिशा में क्या काम करना चाहती है? ठीक है, तो कृषि सुधार पहलों में आप कई सारी पहलें डाल सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट आपका एक कृषि पर्यटन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, कृषि पर्यटन। थोड़ा देखो कुछ अलग लिखोगे तभी हो पाएगा, तभी मतलब अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। कृषि पर्यटन डाल सकते हैं। नगरीय कृषि का कॉन्सेप्ट आ रहा है, नगरीय कृषि, ये क्या है? ठीक है, नगरीय कृषि के अलावा उद्यमिता आधारित बहुत सारे स्टार्टअप डेवलप हो रहे हैं आपके कृषि को क्षेत्र में। स्टार्टअप बहुत सारे डेवलप हो रहे हैं फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में या एग्रीकल्चर के लेकर के स्टार्टअप, इसको हम एक शब्द दे सकते हैं कृषि उद्यमिता। कृषि उद्यमियों की संख्या हो रही है, उद्यमिता, है ना, इस क्षेत्र में भी कार्य हो रहा है। क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है? दिमाग खुल रहा है थोड़ा सा? ठीक है, सरकार के द्वारा और क्या क्या किया जा रहा है, और सरकारी क्या पहले हैं? एक तो कृषि बजट, एग्रीकल्चर को लेकर हर बार बजट में क्या क्या चीजें कही जाती हैं, बजट। ठीक है, एग्रीकल्चर बजट के लिए काम किया जा रहा है। एग्रीकल्चर को लेकर कई सारे नवाचार केंद्र बनाए जा रहे हैं, नवाचार केंद्रों की स्थापना करना। ठीक है, रिसर्च सेंटरों की स्थापना करना, कई सारे रिसर्च सेंटर बनाए जा रहे हैं आपके। ठीक है, कृषि सेवा, एग्रीकल्चर सेवा के लिए भारतीय ग्रामीण सेवा का गठन किया जा रहा है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। एक्सपोर्ट के क्षेत्र में क्या काम कर रही है गवर्नमेंट? निर्यात के लिए, कि यहां से एक्सपोर्ट किया जा सके। मूल्य संवर्धन की दिशा में गवर्नमेंट क्या काम कर रही है? और किसानों की आय दोगुना करने को लेकर के गवर्नमेंट की क्या योजना है? गवर्नमेंट चाह रही किसानों की आय दोगुना किया जाए। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? पॉइंट सैली बोरा जी करें सर, अब दिमाग चकरा रहा है। दिमाग को चकराना नहीं है भाई, अभी तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई नहीं है, ये तो अभी पॉइंटों की शुरुआत है। ठीक है, बहुत पॉइंट डाल सकते हैं एक टॉपिक पे, आप कितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लीजिए, आपको बस सोचना आना चाहिए। जितना आप सोच सकते हो आप सोचिए इस विषय पे लेकर के। आपको बहुत मतलब आप इतना लिख सकते हैं, 1000 शब्द कोई बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है। ठीक है, 1000 शब्द कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जब भी कोई एग्रीकल्चर में, फिर बाद में निष्कर्ष में कई सारे पॉइंट डाल दीजिए, जिसको हम उपसंहार बोलते हैं। मुख्य विषय में तो देखो पर्याप्त पॉइंट मैंने आपको आज बता दिए, फिर आपका बनता है उपसंहार। ठीक है, या निष्कर्ष। अब ये तो मैं आपको लिखवाऊंगा, निष्कर्ष भी लिखवा दूंगा। प्रस्तावना जो आपका होगा, जैसे आप शुरुआत करते हैं इसकी। ठीक है, प्रस्तावना में पहले परिचय दीजिए, आप इसको एक भूमिका बनाइए। परिचय कैसी होनी चाहिए? जिज्ञासा जो पैदा करे। ठीक है, जिज्ञासा पैदा करे। आप किसी भी कोट से चालू कर सकते हैं, कोई भी कोटेशन आपके पास हो, कोटेशन से इंट्रोडक्शन चालू करिए। ठीक है, यहां से भी, जैसे जवाहरलाल नेहरू का एक कोट था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि इंतजार नहीं कर सकती है। ठीक है, हर चीज जो है इंतजार कर सकता है, शिक्षा इंतजार कर सकती है, स्वास्थ्य इंतजार कर सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर इंतजार नहीं करेगा, है ना, सूखा पड़ जाएगा। यदि पानी नहीं टाइम से मिला क्या फायदा, बीज टाइम से नहीं मिला क्या फायदा। एग्रीकल्चर में चीजें समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। मोस्ट डिसिप्लिन इंडस्ट्री है आपकी, है ना, तो यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या किसी भी अन्य बहुत सारे में आपको, जैसे कि एक आपका जो है जॉर्ज वॉशिंगटन का कथन है कि कृषि मानव का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उपयोगी और सबसे उत्कृष्ट रोजगार है। यहीं से स्टार्ट कर दीजिए, जॉर्ज वॉशिंगटन के कथन से। ठीक है, या जवाहरलाल नेहरू के कथन से चालू कर दीजिए। आर्थर कीव एक राइटर जो है बहुत बड़े थिंकर थे, उनके द्वारा बोला गया कृषि की खोज सभ्य जीवन की ओर मानव का पहला कदम था। ये मैं सब लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, एम्स ने बोला कृषि ही सभ्यता है, कृषि के विकास से ही सभ्यता का विकास हुआ। सही बात है, नवपाषाण काल में जब कृषि का उद्भव हुआ तभी तो सभ्यता डेवलप हुई। महात्मा गांधी ने क्या कहा? एम.के. गांधी ने कहा कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बिना एग्रीकल्चर के आप देश का। ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा? जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तीनों को जोड़ दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा? जय जवान जय किसान। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन जिन्होंने हरित क्रांति के प्रणेता कहे जाते हैं भारत में, उन्होंने बोला यदि कृषि विफल हो जाती है तो सब कुछ विफल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? हमारे किसान हमारे राष्ट्र के लिए गर्व हैं। तो आपको वो पॉइंट आने चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा?
हमें कृषि में एक सदाबहार क्रांति की आवश्यकता है। कृषि के सभी आयामों को हमें हरित क्रांति की तरह उच्च गति देना है। तो हमें कुछ कोटेशंस पता होनी चाहिए और कोटेशंस के साथ ही आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इसका कोई भी एक कोटेशन ले लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा? कुछ लोगों को बुक चाहिए, कोई अभी बुक में ही परेशान है। बुक बता दिए भाई मैंने काफ़ी सारी। हाँ जी ठीक है, तो शुरुआत करिए किसी कोटेशन के साथ। जब आप इसको लिखिएगा, अब आप लोग लिखना चालू करिएगा, अगले सेशन में मैं आपको इसको पूरा लिखवाऊंगा। लिखने के बाद एक कोटेशन दिया, फिर कोटेशन को थोड़ा एक्सप्लेन किया आपने, ठीक है। बताया एग्रीकल्चर को लेकर कि भारतीय सभ्यता में कृषि और कृषक गतिविधियों का एक पवित्र दर्जा है, ठीक है। हिंदू देवी में अन्नपूर्णा देवी की पूजा होती है, अन्नपूर्णा आहार देवी की पूजा होती है, कुछ भी आप इसको लिखे, ठीक है। और फिर वर्तमान समय में इसने क्या क्या उपलब्धियां धारण की हैं। भारत जो है कई सारे एग्रीकल्चर के क्षेत्रों में प्रथम स्थान पर वर्तमान में है। गेहूं के उत्पादन में, फल के उत्पादन में, सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पे है, ठीक है। कई स्थानों पे तो उपलब्धियां लिख सकते हैं। शुरुआत क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। यहीं पे थोड़ा सा बता दीजिए, इसके बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देश में आज भी कुपोषण की समस्या है। देश में आज किसानों की दरिद्रता की स्थिति है। किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार है। फसल कटाई के बाद जो है किसानों को जो है क्षति हो रही है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती बड़े स्तर पे बन रही है। तो ये सारे मुद्दों को आप यहाँ पे लिख करके फिर इसके बाद आ सकते हैं एग्रीकल्चर की परिभाषा पे, फिर डेफिनेशन पे आ जाइए कि एग्रीकल्चर है क्या। फिर एग्रीकल्चर के प्रकार पे आ जाइए। यहाँ पे एक पॉइंट और डालिए, आप एक पॉइंट डाल दीजिए, एग्रीकल्चर के प्रकार, कृषि के प्रकार, कितने प्रकार की कृषि हो सकती है, इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें भी बहुत पॉइंट पड़ जाएंगे। कई प्रकार की कृषि होती है, जैसे कि झूमिंग कल्टीवेशन, आपको पता है ना, झूमिंग कल्टीवेशन होता है। एक आपका निर्वाह कृषि होती है, एक आपकी रोपड़ कृषि होती है, एक स्थानांतरीय कृषि होती है, एक पशुपालन कृषि होती है, एक वाणिज्यिक कृषि होती है। अंग्रेजों ने क्या किया था यहाँ पे? वाणिज्यिक नगदी फसलों का उत्पादन किया खाद्यान्न फसलों की जगह पे, तो वाणिज्यिक खेती हुई, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करिए, कृषि का क्रमिक विकास लिख दीजिए कि क्या क्रमिक विकास रहा, कब से आरंभ हुआ, कब से जो है फिर एक क्रम आपके पास हो। कृषि का प्रभाव लिखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जितने भी प्रभाव आपको लिख सकते हो, जितना आप सोच सकते हो, हर क्षेत्र में इसका प्रभाव है। सुरक्षा, अभी सामरिक प्रभाव भी है। आप देखिए गाजा पट्टी, अभी इजराइल और हमास युद्ध हुआ, क्या हुआ वहां पे? राष्ट्र में खाद्य सुरक्षा सबसे प्राथमिक स्रोत होता है। इजराइल ने क्या किया? हमास का खाना पानी बंद कर दिया, सब चीजें बंद कर दी, रोक दी, रसद सामग्री रोक दी। या इससे पहले आप लोग देखते थे जब युद्ध होते थे तो जो किले होते थे वहां पर खाना पीना दूसरी सेनाओं के द्वारा रोक दिया जाता था। जब रसद रुक जाती थी तो फिर क्या होता था, ठीक है, खाद्य ले जाने वाली जो पनडुब्बियां होती थी उनमें भी हमला किया जाता था। युद्ध में विजय पाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है एग्रीकल्चर। आप इसको सामरिक भी जोड़िए, सामरिक इसका जुड़ाव है। तो आपको जितने एस्पेक्ट से आप इसको जोड़ सकते हो, कृषि का प्रभाव और महत्व जोड़ेगा इसको, कृषि का सामाजिक प्रभाव, कृषि का सामाजिक महत्व, कृषि का आर्थिक महत्व, कृषि का राजनीतिक महत्व, कृषि का सामरिक महत्व, कृषि का पारिस्थितिक महत्व, ठीक है। एग्रीकल्चर का जलवायु परिवर्तन से भी बहुत जुड़ाव है। ये सारे पॉइंट आप यहां पे डालेंगे ना तो आपको बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप डालेंगे तो आनंद आ जाएगा आपको। फिर कृषि का स्टेटस डालिए कि भारत में कृषि की स्थिति है क्या, क्या क्या हमें उम्मीदें हैं, क्या क्या हमें संकट हो सकता है एग्रीकल्चर से। उम्मीदों और संकटों दोनों को साथ में जोड़ करके देखिए, ठीक है। फिर इसके बाद डालिए कि भारत में कृषि के मतलब कि संकटों को स्पष्ट करिए। ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। फिर मशीनीकरण, कृषि श्रम और मशीनीकरण को लिखिए। कृषि ऋण और ऋण पास को लिखिए। किसानों की आत्महत्या का मुद्दा लिखिए यहाँ पर, ठीक है। फसल कटाई के बाद किसानों को क्या क्या समस्या होती है, ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे डालिए, ठीक है। सोचिए, अब इन सब पॉइंटों पे सोचिए। कई सारे पॉइंट आप खुद निकाल के लाओगे, आप लोगों ने लिखे हैं, अभी आप लोगों ने किया है ना, ठीक है। किसानों के लाभ के किसानों को किस तरीके से लाभकारी बनाया जा सकता है, कृषि को, एग्रीकल्चर को।
कृषि को लेकर क्या सरकारी पहले है ये भी आप डालिए, हर एक पॉइंट, हर एक उसको लेकर इतनी सारी योजनाएं निकल के आएंगी, सभी योजनाएं कलेक्ट करिए, इकट्ठा करिए, ठीक है। कृषि सुधार को लेकर पहले, कृषि पर्यटन, नगरीय कृषि, स्टार्टअप, ये सब पॉइंट आप जब डालेंगे, कृषि बजट क्या है, ठीक है, निर्यात को लेकर सरकार की क्या जो है योजना है, जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, आपके कृषि विश्वविद्यालय हैं बहुत सारे, कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय, उनका भी जिक्र कर सकते हैं, ICMR का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी आपकी हर क्षेत्र में आपके अनुसंधान केंद्र हैं, उनका भी जिक्र कर सकते हैं, जहां पर भी जो चीजें आप जोड़ पाएं, ठीक है, आप इतना करेंगे। पहले आपको पहले चरण में यही दे रहा हूं मैं। देखो आप लोगों ने पॉइंट बहुत सारे लिख रखे हैं, नो डाउट, मतलब आप लोगों ने ऐसा नहीं कि पॉइंट नहीं लिखा है, काफ़ी लोगों ने पॉइंट लिखा है, और जिन्होंने भी पॉइंट लिखा है बहुत अच्छा है। जैसे राजकुमार जी ने काफ़ी सारे पॉइंट लिखा है, अब मेरे पॉइंटों से आप मैच कर लेना, ठीक है। कई सारे पॉइंट आपके जो है मैंने सब पॉइंट में कन्वर्ट कर दिए हैं, देख लेना, प्रयास अच्छा है। अभिषेक मेहरा जी ने देखो, इन्होंने कितने सारे पॉइंट डाले हैं यहाँ पे, है ना, कच्चा माल उत्पादन, धार्मिक जुड़ाव, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, ये सब जोड़ा इन्होंने। एक बार आप लोग भी एक दूसरे के पॉइंटों से देखो कितने पॉइंट मिल सकते हैं यदि हम साथ में काम करें, ठीक है। हाँ, औषधि की कृषि बिल्कुल डाल सकते हैं, औषधि की कृषि भी डाल सकते हैं, जब वहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कृषि कितने प्रकार की हो सकती है, तो औषधि कृषि भी डाल सकते हैं आप। सुमन राय जी बेटा आपने पैराग्राफ ही लिख डाला, पैराग्राफ वालों का नहीं देखूंगा मैं, पैराग्राफ का टाइम बाद में रहेगा। रेणु जी, इन्होंने भी काफ़ी सारे पॉइंट डाले, कृषि प्रधान देश है, जनसंख्या है, ठीक है, मैंने अभी पॉइंट बताए। विजय वर्मा, ठीक है, अभी इसमें पॉइंट इकट्ठा करिए, और भी विजय जी आपने भेजे ने, महेश्रीबा जी ने देखो काफ़ी पॉइंट डाले हैं। अर्थव्यवस्था का आधार है, अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, मानसून का प्रभाव है, अतिवृष्टि है, चक्रवात है, पशुधन का प्रयोग है, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार, कृषि मशीनीकरण, डिजिटलीकरण है, बुनियादी चीज़ें आपने डाल दी, बड़ा परिवार, कृषि की सहभागिता, उपज में, ये सारे पॉइंट आप देख सकते हैं। महेश्रीबा जी ने भी पॉइंट डाले हैं अच्छे। शैली बोरा, बेटा ये लिखना नहीं था, जो लिखेंगे उनकी कॉपी नहीं, ये आपके हमारे प्रदीप क्या नाम है, प्रमोद कुमार वर्मा जी ने डाला है। भूगोल से जुड़ाव, इतिहास, महत्व, समस्याएं, योजनाएं, क्रांति, आयोग, अधिनियम, व्यक्तित्व, कथन, डेटा, अर्थव्यवस्था से जुड़ाव, पर्यावरण से जुड़ाव, ठीक है, कई सारे कल्चर हैं आपके, किसान हैं, मृदा है, रासायनिक पदार्थ हैं, विश्व में स्थान है, ठीक है, महत्वपूर्ण विभाग हैं, मंत्रालय हैं, नीति से तत्वों में कहीं पे जुड़ाव हो, ठीक है, संविधान से जोड़िए, बहुत बढ़िया। और अब मैंने प्रमोद जी पॉइंट और बता दिए हैं, ऐड करिए आप इनको, आपस में ऐड करके फिर देखिए कितना बढ़िया आएगा पॉइंट। ये लिखा है नेहा कश्यप ने, प्रकार लिखा है इन्होंने, महत्ता लिखा है, मानव के साथ संबंध लिखा है, ठीक है, अनुकूल पैदावार होना, पशु के साथ संबंध, कृषि कीट का उपयोगिता, ठीक है, मिट्टी के पड़ने वाले प्रभाव, सिंचाई और उसके प्रकार, कृषि जोत पर निर्भरता, कृषि पैदावार, ठीक है, बीज के प्रकार। ये देखिए ये वाले में काफ़ी सारे पॉइंट हैं, जितने पॉइंट मैंने बताए हैं इन्होंने भी काफ़ी सारे पॉइंट डाले हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया नेहा कश्यप जी, अब इनको लिखना है आपको, अब इनको निबंध में सजोना है, ठीक है। कविता सिंह जी आप भी जो है पॉइंटों में लिखिए, अभी तो हम रूपरेखा बना रहे हैं ना, रूपरेखा जैसा नेहा जी ने बनाया है, ठीक है, वैसा ही रखेंगे पॉइंट। यहाँ पे भी इन्होंने, एकता सिंह जी ने ऐसे लिख डाले हैं, काफ़ी सारे पॉइंट डाले हैं, ठीक है, जिन्होंने भी पॉइंटों में लिखा है सब सही है। राहुल सेन जी ने काफ़ी सारे पॉइंट डाले हैं, ठीक है। साध्वी कुशवाहा जी ने, ठीक है, पॉइंट पैराग्राफ में मत लिखिए, पॉइंटों में लिखिए। चंदन कुमार जी, इन्होंने भी काफ़ी सारे पॉइंट डाले हैं, पर आप एक बार नेहा जी की कॉपी देखिए, आप लोग कैसे पॉइंट डालना है, पॉइंटों में रूपरेखा कैसे बनानी है, आप उस कॉपी से देख सकते हैं, बाकी मैंने पॉइंट आपको डालने सिखाए, ठीक है। ये कौन है, संध्या जी, ठीक है, संध्या जी, इन्होंने भी देखो पॉइंट डाले। अब आप लोग पॉइंट एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं, ईसा जी ने भी पॉइंट कई सारे डाले, बट नेहा जी के पॉइंट आप देखोगे बहुत अच्छे से हैं इन्होंने। महेश्रीबा जी ने भी पॉइंट डाले, ठीक है। वंदना जी कह रहे हैं सर लेट हो गए, नेटवर्क इशू है, पर बेटा यहाँ पे मैसेज नहीं करना है ना,
मैसेज नहीं करना है आप लोगों को, यदि मैसेज करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। मैसेज नहीं करना किसी को भी। वंदना जी पॉइंट बहुत कम है आपके। निशा कुमारी गौतम जी, पैराग्राफ में नहीं लिखना था, ठीक है। साजिद जी, सब ने लिखा है, जिन्होंने भी पॉइंट लिखा है सबका प्रयास सही है। हाँ देखो, अब क्या करना है प्रॉपर, अब आपको इसको निबंध में सजोना है। सब लोग इस पे निबंध लिखेंगे। टाइम आपको मैं बता रहा हूँ 1000 से 1200 शब्दों तक में आप लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना भाई। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? और लिख के अगले सप्ताह में जब नेक्स्ट क्लास होगी निबंध की, तो उसमें मैं कॉपी आप लोगों की मंगवाऊंगा। हाँ, इसी टॉपिक पर निबंध लेखन करना है आप लोगों को। अगले सेशन में यही टॉपिक रहेगा, इसी टॉपिक पे हमारी चीज़ें चलेंगी। कई सारे और पॉइंट आपको करवाऊंगा, लिखवाऊंगा, ठीक है ना भाई। सभी लोग समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो निबंध लेखन अब घर पे जाकर के लिखना है। यहाँ पे तो रफली बातें हो गई सारी की सारी, अब इसको आपको निबंध पे कन्वर्ट करना है। ट्राई करना, नहीं लिखोगे नहीं लिख पाओगे कभी भी। लिखना चालू कर दोगे, लिख लोगे, जितना भी समय लगे, लेकिन आराम से बैठ करके लिखना। 1.5 घंटे में एक निबंध लिखने की कोशिश। 1.5 घंटे में मतलब अलग अलग है। आईएएस वालों के लिए 1.5 घंटे का समय एक निबंध लिखने में। कोशिश करिए कि 1 घंटे 20 मिनट में लिख जाए आपका, 10 मिनट का टाइम आपके पास रहे। तो 2 निबंध आमतौर पे लिखने होते हैं, और यूपी पीसीएस वाले 3 निबंध लिखने हैं वहाँ पे। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आपको जो है 1-1 घंटे के समय आपके पास है, तो वही 50 मिनट के अंदर अंदर। शब्द सीमा भी कम है। बीपीएससी वालों को भी कुछ ऐसा ही करना है, ठीक है। बाकी जो स्टेट पीसीएस वाले बच्चे हैं, अपने स्टेट के हिसाब से निबंध लेखन करेंगे। अभी भी कह रहे हैं सर कैसे लिखें सर, याद करके लिखना है। अरे बेटा, अपना दिमाग यूज करो थोड़ा सा। इतने सारे पॉइंट बताए हैं, इन्हीं पॉइंट को अब पैराग्राफ्स में संजो। इतने सारे पॉइंट बताएं राजेश तिवारी जी, इनको अपने पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करो। हर चीज़ याद नहीं कर सकते, हर चीज़ को अपने अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ के आधार पे। अब आप लोगों का याद करने का समय चला गया, एक समझ बूझ होती है ना, उसके आधार पे लिखो, ठीक है। तो सभी लोग लिखेंगे, और लिख करके कॉपी फिर आपकी ग्रुप में आपकी मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। शुक्रिया।